हेलो बच्चों। जैसा कि हमने आपसे एक वादा किया था कि हम डेफिनेटली कुछ जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आपके सामने लाएंगे ताकि आप उनको अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें। आज एक नया चैप्टर हम आपके सामने स्टार्ट करना जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज बहुत हाई रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। इस वाले चैप्टर्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर के अंदर से डेफिनेशंस भी आपको कुछ मिल सकती है और कुछ आपको न्यूमेरिकल से मिलेंगे, तो सबकी हम बात यहाँ पे एक बार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक अपन को मिलता है यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। इसके अंदर सबसे पहले जो अपन को मिल रहा है बच्चों पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर, सबसे पहले डेफिनेशन आता है अपने पास करंट का। तो आपको पता है कि किसी भी सर्किट के अंदर एक रिविजन वाली क्लास है बच्चों, तो पहले अगर आप इसको पढ़ के थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है कि करंट की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, that is the rate of flow of charge through a conductor is called the current। किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर चार्ज फ्लो होते हैं तो हम बोलते हैं कि सर्किट के अंदर स्टेब्लिश हो चुका है करंट। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और अगर ये सर्किट बच्चों क्लोज्ड है, ये भी ध्यान रखना, सर्किट अगर क्लोज्ड है मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। ये पॉजिटिव मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल अपन सपोज प्लस पी मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल अपन माइनस पी मान लेते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर, या इसको आप हायर पोटेंशियल पे मान लो वी मान लो, इसको आप जीरो मान लो, तो उस कंडीशन के अंदर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास करंट स्टेब्लिश हो जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट। ठीक है सर, ये बात हमें क्लियर हो गई है ना। आप इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, अब क्वेश्चन आता है कि सर करंट को कैसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो करंट का फॉर्मूला है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम बच्चों। डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो चार्ज को आप टाइम से डिवाइड कर दें और आपके पास करंट की वैल्यू निकल जाएगी। चार्ज को किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। आपको पता है बच्चों क्यू का मतलब होता है सर चार्ज, और टी का मतलब होता है हमारे पास टाइम। अगर चार्ज को टाइम से डिवाइड किया तो आपके पास करंट की वैल्यू निकल। ठीक है सर, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहाँ पे, ध्यान रखना बच्चों, जिसको अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहाँ पे एन जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं जिनकी वैल्यू आप प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। और E इज द चार्ज होता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आपके चार्ज होता है। तो एक और फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, Q की जगह अगर आप एन ई पुट करोगे बच्चों तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एन ई बाई टी। यहां से भी कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एन इज द नंबर ऑफ चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रॉन्स और टी इज द टाइम। इलेक्ट्रॉन्स मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है सर, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट होता है एम्पियर, और यही एम्पियर जो होता है वो कूलम पर सेकंड के इक्वल भी होता है। एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों, दैट इज द 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल्स टू, तो आंसर लिखना था आपको 1 एम्पियर। ये कैसे निकला सर, बिकॉज आई का फॉर्मूला सर हमने पढ़ा है क्यू बाई टी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू कूलम और टी सेकंड। चार्ज को किससे मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं, है ना, कूलम ऐसा यूनिट है। और टी क्या है यहाँ पे, टाइम, टाइम को सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड हमारे पास क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है सर, ये सिंपल सिंपल बात है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अ मीटर। आपको पता है इसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन थर्मोमीटर यूज में लेते हैं बच्चों, उसी तरीके से सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, अमीटर यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव करते हैं। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट वाली स्लाइड आती है बच्चों हमारे पास, दैट इज ओम्स लॉ की बात करते हैं अपन। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। ये पोटेंशियल नहीं है बच्चों, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दो चाहे कुछ फिजिकल पैरामीटर बोल दो, that at constant physical parameter the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it। potential difference आपको पता है कि
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों की, अगर आपने एक पॉइंट ले लिया ए वाला, यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया बी वाला, यहाँ का पोटेंशियल आपने वीए मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल आपने वीबी मान लिया, और सपोज हम चार्ज को फ्लो कर रहे हैं ए से लेके बी तक, ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डेल वी इज इक्वल्स टू वीबी माइनस वीए। अच्छा सर वीबी माइनस वीए क्यों लिखा, वीए माइनस वीबी भी तो लिख सकते थे, हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं बच्चों ए से लेके बी तक, तो वीबी माइनस वीए अपॉन चार्ज, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, आपने पढ़ रखा होगा। तो सर ओम्स लॉ क्या बोलता है हमसे, ओम्स लॉ ये बोलता है बच्चों कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी आप बोल सकते हैं, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे बच्चों, V इज इक्वल्स टू आर आई यहाँ पे मिलता है, R एक कांस्टेंट है बच्चों, R यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज V इज इक्वल्स टू आर आई। R यहाँ पे क्या है बच्चों, R इज अ कांस्टेंट है, R सर यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, और रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ रखा है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, तो उस करंट को रोकने का जो काम करता है, मतलब बेसिकली करंट को, जो करंट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, एक बाधा पहुंचाता है करंट को रोकने में, जो मदद करता है करंट को जो रोकना चाहता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर और V इज इक्वल्स टू आई आर, यही ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ, तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये ओम्स लॉ हमारे पास आ गया। अच्छा सर, अब यहाँ पे अगर अपन बात कर ले बच्चों, एक कुछ फॉर्मूले अपन यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे जो हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में यूज में आएंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या क्या यूज में आएंगे बच्चों, ध्यान से देखो, V इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला तो ये वाला बन गया सर। सर यहाँ से I इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से सर I इक्वल टू वी बाई आर बन जाएगा, ठीक है सर। और सर यहाँ से R इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से R इक्वल टू वी बाई आई बन जाएगा, ये यूनिट हम इस तरीके से तीनों चीजें हम निकाल। अच्छा, अगर R की यूनिट की बात करें, आप रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, तो सबको पता है सर वो होती है ओम, और ओम का सिंबल होता है हमारे पास ये वाला, ये ओम का सिंबल है बच्चों, दैट इज R इज इक्वल्स टू V बाई आई। सर V हम मेजर करते हैं वोल्ट में, I हम मेजर करते हैं एम्पियर में, वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, जो भी आपको बताया, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेन सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को रोकने का जो काम करता है, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लेटिस बोलते हैं, वो करंट को रोकने का काम करते हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, ओम में मेजर करेंगे बच्चों, और रेजिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब सर रेजिस्टिविटी आ जाती है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस है जो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो मेन जो 4 फैक्टर्स है किन किन पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ में, जिसको अपन लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या होता है सर, कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस को भी बढ़ना होगा। ठीक है भाई, सेकंड नंबर पे सर रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, थिकनेस, उसकी मोटाई, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर आपके पास ये वाला है बच्चों, इसकी लेंथ हमने मान ली सर L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A है, मतलब इसकी थिकनेस A है। अच्छा सर, एक और हमारे पास कंडक्टर है सर, उस कंडक्टर की हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ हमने कर दी सर 2L है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2A है। ठीक है बच्चों। अच्छा सर, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, सामने लिखे हुए हैं, दोनों इक्वेशंस को मिला के सर ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो सर यहाँ पे कांस्टेंट आता है, वो आता है हमारे पास R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। यहाँ पे जो ये रो लिखा हुआ है बच्चों, द रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, इस रो को ही क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। लेकिन क्या रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम भी आपको पता है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना बच्चों, पेपर में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का, तो दोनों का मतलब सेम ही है,
उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सर आर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास रो एल बाई ए। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, आर इक्वल टू रो एल बाई ए आया है तो यहाँ से हम रो बना सकते हैं। रो का फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें रो का फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू ए बाई एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो जो होता है वही रेजिस्टिविटी होती है। डेफिनेशन है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग अ साइड ऑफ 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी, द एसेंट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन में प्रॉब्लम है तो बच्चों, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं जो बिल्कुल सही होगी आपकी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है तो आप क्या करें बच्चों, आप एक कंडक्टर ले लो, कंडक्टर की जो लेंथ है वो ले लो आप 1 मीटर और इसका जो एरिया है वो मान लो आप 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं सर। तो आर इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, रो इंटू लेंथ है हमारे पास सर 1 मीटर और एरिया है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर। तो सर आर इक्वल टू हमें मिला रो, आर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, रो मिल गया। तो बेसिकली रो जो हमें मिला है वो किसके इक्वल मिला है, आर के इक्वल। तो अगर हमें बात करें दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द, लिसन स्टूडेंट, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, है ना। अगर किसी कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस उसकी क्या कहलाएगी बच्चों, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो अगर सर रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी हो गया तो फिर हमें अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है, ध्यान से सुनो बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है कि रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है, ध्यान रखना बच्चों, रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे, आपका रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और सेकंड नंबर पे रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो क्या है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल है। अच्छा सर नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है बच्चों कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर आयरन का बना हुआ है, अब अगर आप इसकी लेंथ को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, कुछ भी कर दो तो भी आयरन का बना रहेगा, है ना, इसका मटेरियल थोड़ी चेंज होगा। तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी भी इसकी जो पहले थी वही रहेगी, चाहे आप इसको कितना ही कर दो आप, वो नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ अगर मटेरियल चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉपर का वायर है और एक आपके पास आयरन का वायर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। अगर इसकी रो 1 है तो इसकी आपको रो 2 लेना पड़ेगा, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकती। ठीक है सर, ऐसा यूनिट हमने निकाल ली, ओम मीटर हो जाएगी। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी, ओम मीटर। कैसे निकलेगी ओम मीटर, देखो एक बार ये भी देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सर रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए बनेगा, तो रो इक्वल टू बनेगा आर इंटू ए बाई एल बन जाएगा सर। तो रो इज इक्वल टू आर की यूनिट है बच्चों ओम, ए है हमारे पास मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो रो जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा बच्चों ओम मीटर। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, या ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप, ध्यान रखना इसको, ओम सेंटीमीटर भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टिविटी जो होती है उसको अपन सिग्मा से लिखते हैं 1 बाय रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज द कंडक्टिविटी, और एक होता है कंडक्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट निकाल ही लोगे आप, 1 बाय ओम मीटर लिख सकते हो, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हो, मोम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, इसी तरीके से आप इसकी ओम इनवर्स आप यूनिट बना सकते हो। ठीक है भाई सर, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं, रेजिस्टिविटी कंप्लीट हो गया, आगे चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब आप समझते हैं कि जब भी हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक दोनों को हम मिक्स करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिखा होगा बच्चों, एक बार देख लेते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यस बिल्कुल, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पता है कि अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है इस तरीके से, जैसे एक रेजिस्टेंस आपके पास ये वाला है, एक रेजिस्टेंस ये वाला है, और एक रेजिस्टेंस आपके पास ये वाला है, इसको हम R1 बोल रहे हैं, ये R2 है, और अगर ये R3 है, तो आपको ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दो बातें जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वो कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है, मींस अगर सर यहाँ से करंट फ्लो हुआ I, तो वही करंट यहाँ से भी जाएगा और वही करंट यहाँ से भी जाएगा, मींस करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। पहली बात तो ध्यान रखें, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट सेम रहेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा बच्चों, करंट सेम रहेगा। कौन से कॉम्बिनेशन में,
सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अगर सर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा, वो अलग अलग होगा। अगर इसके अक्रॉस V1 है तो इसके अक्रॉस V2 होगा और इसके अक्रॉस V3 होगा। और आपने पढ़ा होगा आपकी क्लासेस के अंदर कि आर इक्विवेलेंट जो मिलता है हमें सीरीज का, यहाँ पे सीरीज वाले की बात करते हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं। सिंपल सा एडिशन यहाँ पे बन जाता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ नहीं करना है, सीरीज के अंदर डायरेक्ट आपको उनका सम कर देना है। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाली स्लाइड क्या कहती है हमसे, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। आगे देखो, अगर सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना रहता है भाई, उल्टा कर दो। जो सीरीज में पढ़ा उसका उल्टा कर देते हैं। कैसे करेंगे सर उल्टा, एक बार करके बताइए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है आपके पास, इसको हमने लिया बच्चों R1। एक और रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसको हमने लिया सपोज R2, और एक और रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसको हमने सपोज लिया R3। R1 R2 R3 तीन हमारे पास रेजिस्टेंस ले लिए और इनको एक वोल्टेज सोर्स हमने कर दिया। ठीक है भाई सर, ठीक है। अच्छा अब सर अगर करंट यहां से चला, एक डिफरेंट कलर्स में शो कर देता हूं, करंट अगर सर यहां से चलेगा तो करंट चला I। अब हमें दिख रहा है कि जैसे इस वाले जंक्शन पे करंट पहुंचेगा तो करंट को डिवाइड होना पड़ेगा। कुछ करंट यहाँ पे चलेगा उसको माना हमने I1, कुछ करंट यहाँ पे चला उसको माना हमने I2, और कुछ करंट यहाँ पे चला उसको माना हमने I3। तो सर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा है बच्चों कि हमने ये सीखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सर करंट को डिवाइड होना पड़ेगा। करंट को क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, एक बार छोटी छोटी बातें आप आपकी शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर करंट डिवाइड होगा। करंट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड होना ही पड़ेगा। और सेकंड नंबर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। सेम का मतलब सर, अगर सर यहाँ पे मैंने 24 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इसके अक्रॉस भी आपको 24 वोल्ट मिलेगा, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट मिलेगा, और इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट आपको मिलेगा। पर बशर्ते यहाँ पे और कोई दूसरा सर्किट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, केवल ये तीनों ही अभी यहाँ पे है, तभी क्या रहेगा 24 वोल्ट रहेगा। अच्छा सर ये तो हमने बात करी इसकी। अच्छा इसमें कैसे निकालेंगे सर हम, तो इसका निकालने का तरीका है 1/R इक्विवेलेंट। कैसे निकालोगे आप इसका, 1/R1 करोगे प्लस 1/R2 करोगे प्लस 1/R3 करोगे। ठीक है बच्चों, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस उसका रेसिप्रोकल कर देना है। जो सीरीज वाला था उसका, सीरीज में क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना बच्चों पेपर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 जो पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो उनका डायरेक्ट R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, ध्यान से देखना। और उसमें कोई इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला है आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप ध्यान रखें डायरेक्ट पैरेलल में निकालने का ही है। जैसे सर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 2 ओम का है और एक हमारे पास 5 ओम का है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, तो रखो यहाँ पे बच्चों 2 × 5 अपॉन 2 + 5 बनेगा। सर 2 × 5 = 10 और 5 × 7 10/7 इज द आंसर। अच्छा इसका रेसिप्रोकल नहीं करना, ये अपने आप में रेसिप्रोकल है, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं 10/7 का 7/10 कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ये हमें नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात बच्चों, ये हमें नहीं करना है, 7/10 हमें नहीं करना है। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। एक जूल्स लॉ आता है जो आपको पता है, वो भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जूल्स लॉ आता है आपके पास, उसको लिखते हैं अपन H = कलर चेंज कर रहा हूं बच्चों। जूल्स लॉ जो आता है अपने पास वो आता है H = I²RT। ध्यान रखना, एक ही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक जूल्स लॉ की इक्वेशन बनती है, आपने पढ़ा होगा। जूल्स लॉ जो होता है बच्चों वो हमारे पास बनता है सर, उसकी इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ H = VIT। एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन है सर I²RT। ये सब आपको पता है कि ओम्स लॉ से बन सकती है। एक होता है V²/RT, ये जूल्स लॉ। ठीक है। हाँ अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जूल्स लॉ की इक्वेशन लिखनी है, तो जूल्स लॉ की जो मेन इक्वेशन है वो ये है बच्चों I²RT। ध्यान से सुनना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है दैट राइट द जूल्स लॉ और द इक्वेशन ऑफ द जूल्स लॉ, then you have to write the H = I²RT, and according to this that if a current is flowing through a resistor, then the heat developed across a conductor or the resistor is directly proportional to the square of the current बच्चों, and the directly proportional to the resistance of the conductor, and directly proportional to the time for which the current flows। इन तीनों को मिला के ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए आपको थ्योरी पढ़ाई गई है। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन सर हमारे पास आ रहा है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है सर, पहले जो जो भी दे रखा है उसको अंडरलाइन कर लो।
पेपर में क्वेश्चन करने का एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर आपके पास टाइम कम है तो जो भी डेटा दे रखा है उसको अंडरलाइन कर लो पेन से, आप पेन या पेंसिल से, जिससे भी आप करना चाहें। सर 5 एम्पियर दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं सर, है ना, पहले लिख लो आप, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर लिखा, क्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट्स। सर टाइम जो हमें दे रखा है बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, 15 मिनट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, सर इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, तो सर हमें निकालना है, क्यों निकालना है? तो सर अभी आपने बताया था क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सोचो, सिंपल सी बात है सर, I इक्वल टू क्यू बाई टी हम पढ़ के आए, क्यू बाई टी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमें निकालना है क्यू, तो सर ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा I इंटू टी। तो सर क्यू इज इक्वल टू आई कितना गिवन है, 5 एम्पियर गिवन है, आई जो गिवन है 5 एम्पियर गिवन है हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पे टी भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा टाइम जो है बच्चों मिनट में दे रखा है, तो टाइम हमेशा हमें सेकंड्स में लेना रहता है, किस में लेना रहता है, हमें सेकंड्स में लेना रहता है। तो 15 मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेकंड में। तो सर हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 15 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 60 कन्वर्ट हो गए, ठीक बच्चों। अच्छा तो Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लोगे अब आप इसको 25, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 75 इंटू 60, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे कूलम पे लिख देना, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 15 मिनट्स गिवन है, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो सर 15 में कितने होंगे, तो 60 हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आगे चलो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मिलता है टू रेजिस्टेंस आर, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलेगा, ध्यान से सीखिए। Two resistance are connected in series as shown in the diagram. As shown in the diagram. क्या कैलकुलेट करना है इसमें, दिया नहीं है क्या शायद, तो इसमें टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, देखो ध्यान से आप। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सर, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, एक तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक तो इसका निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा एक तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सेकंड नंबर पे और क्या निकालना है सर, एक काम करते हैं, एक टोटल करंट भी निकाल लेते हैं, है ना, एक बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। और एक सर थर्ड नंबर पे हम एक काम करते हैं, हम करंट इन 6 ओम भी निकाल लेते हैं, करंट इन 6 ओम भी निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल के बताओ पहले बच्चों एक बार, कैसे निकालेंगे सर? दिख रहा है करंट चलेगा यहाँ से, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं, सर करंट चलेगा यहाँ से करंट गया, करंट गया, तो हमने सर जो करंट 5 ओम में जाएगा वही करंट हमारे पास इस वाले आर में भी जाएगा, इस वाले आर में भी हमारे पास करंट जाएगा। अच्छा तो एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन आर की वैल्यू भी ले लो आप, जिसकी 6 ओम मान लो, एक बेसिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, यहाँ आर इक्विवेलेंट बनेगा आपके पास 5 ओम प्लस 6 ओम, दैट इज 11 ओम इज द आंसर। ठीक है, टोटल करंट निकालना है आपको, टोटल करंट कैसे निकालेंगे सर, I इज इक्वल टू वी बाय आर हमें करना पड़ेगा। तो V कितना गिवन है सर, अच्छा V गिवन नहीं है, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 है, तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, तो डेफिनेटली 16 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 16 वोल्ट की बैटरी है। तो सर V इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 16 और R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा वो हमने लिया है यहाँ पे सपोज 11, तो 16 बाय 11 एम्पियर इज द आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा थर्ड वाला है करंट इन 6 ओम, अब सर ये सॉरी ये यहाँ पे 6 ओम ले रखा है हमने। अब यहाँ पे एक बात क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू वी बाय आर लगाएंगे और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 16 वोल्ट लिखा हुआ है और सर 6 ओम में पूछा है, तो 6 ओम यहाँ पे लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप ये ध्यान से सुने, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा करंट की वैल्यू सेम रहेगी, अगर करंट की वैल्यू सेम रहेगी तो जो करंट यहां से फ्लो हुआ है वही करंट यहां पे जाएगा। तो जब आप यहां पे निकालेंगे तो 6 नहीं लिखना है आपको, 16 अपॉन जो आर इक्विवेलेंट आपका आया था 11 वही लिखना है, चाहे करंट इसमें से फ्लो हो चाहे इसमें से फ्लो हो या आगे और भी रेजिस्टर लगा रखे हो, किसी से फ्लो करवाएं आप, सेम करंट वहां पे फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर हमें मिला है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम बिलो फाइंड, अच्छा भाई इसमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हम फाइंड कर लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दे रखी है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों, एक मिनट। 6 वोल्ट की ये बैटरी है, सपोज 6 वोल्ट की बैटरी हमें गिवन है ना, और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे गिवन है और ये है आपके पास 7.2 ओम यहाँ पे दे रखा है,
8 ओम और 12 ओम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, देखो बच्चों, नंबर 1 हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नंबर 1 हम निकाल लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सेकंड नंबर क्या निकालने हैं अपन, सेकंड नंबर निकाल लेते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम निकाल लेते हैं, ठीक है सर। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर, हमें पता है करंट चलेगा यहाँ से, करंट चलेगा यहाँ से, करंट यहाँ से चला, करंट यहाँ पे पहुंचा, करंट यहाँ पे पहुंचा, करंट यहाँ पे पहुंचा। जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंचा, करंट को डिवाइड होना पड़ेगा। करंट को क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। अगर सर करंट को डिवाइड होना पड़ेगा तो डेफिनेटली ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, जो हमें दिख भी रहा है। अभी सिखाया गया था अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। तो कैसे निकालेंगे सर, 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12, ठीक है, यहां तक की बात। तो ये बन जाएगा 96 और ये बनेगा आपके पास 20, ठीक है बच्चों। ये 96 अपॉन 20 आपके पास बन जाएगा, और 96 अपॉन 20 को क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये 4 2 जा 8 और 24 अपॉन 5 बन जाएगा, ठीक है, यहां तक की बात बच्चों। ये बन जाएगा 24 अपॉन 5 बन जाएगा। अच्छा सर, तो 24 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 5 4 जा 20, कलर चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा आपके पास 4.4 बचेगा, तो 4.8 ओम आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये बना 4.8 ओम, मतलब इसको सोल्व करने पे जो आंसर हमारे पास आया है वो कितना आया है सर, वो आया हमारे पास 4.8 ओम आ गया। अच्छा सर, अब आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सर निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट जो बनेगा सर वो कैसे बनेगा, 7.2 ओम में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, हमें ऐड करना पड़ेगा 4.8 ओम। बच्चों ये वाली जो क्लास है वो एक रिवीजन क्लास है, एक बार आप बुक से इस चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर से पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखें तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है सर। तो आर इक्विवेलेंट सर कैसे निकालेंगे हम, ये देखो आपके पास 8 और 2 10 हो गया, 7 और 4 8 9 10 11 और 1 12 बन गया, तो ये बन जाएगा आपके पास 12.0 है आपके पास आंसर। 12.0 ओम इज द आंसर, मीन 12 ओम इज द आंसर, इक्विवेलेंट आ गया 12.0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर 8 ओम के अक्रॉस कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब 8 ओम के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसको समझना आप ध्यान से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम 8 ओम की बात करेंगे तो सर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में हैं, और आपने सिखाया था कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है। हाँ भाई, सेम रहती है, बट बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे एक ये भी बैठा हुआ है, तो आप ऐसा मत कर देना कि अगर सर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट हो जाएगा और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है ये कुछ ना कुछ वोल्टेज को खाएगा, कुछ ना कुछ ये अपने साथ लेके जाएगा। तो सर कैसे निकालें, कितना लेके, तो एक काम करते हैं, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ये कितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस को लेगा। तो सर पहले इसको निकाल लेते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रब करता हूँ, ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना आप, पहले किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, आप इसको समझें कि सर पहले करंट निकालते हैं, करंट निकालना पड़ेगा, पहले करंट निकाल, I इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट बनेगा। सर V दे रखा है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट हमने निकाला था 12 आया था अभी, तो 6/12 का मतलब 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर आ गया। 1/2 एम्पियर का मतलब 0.5 एम्पियर इज द करंट, 0.5 एम्पियर इज द करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अच्छा सर, 1/2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली सर यहाँ से 1/2 एम्पियर करंट जाएगा, और अगर यहाँ से 1/2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, 1/2 एम्पियर करंट यहाँ से, सॉरी 1/2 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हमने सर 1/2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस V निकाल लेते हैं। इसके अक्रॉस सर V कैसे निकालेंगे, ये बनेगा सर हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई आर बनेगा, तो V इज इक्वल्स टू सर I गिवन है 1/2 इंटू R गिवन है 7.2, 7.2 इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है। 2 से कितनी बार कट होगा बच्चों, 36 बार, 36/10 का मतलब कितना आ गया सर 3.6, कितना आ गया 3.6 वोल्ट,
इतनी बात समझने में आ गई। मीन सर ये बात है कि 6 वोल्ट में से 3.6 वोल्ट तो ये खा गया। कौन खा गया? 3.6 वोल्ट तो ये खा गया। अब रिमेनिंग कितना बचा? 2.4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा सर? 2.4 वोल्ट। तो 8 ओम के अक्रॉस भी 2.4 आएगा और 12 ओम के अक्रॉस भी कितना आएगा? 2.4 वोल्ट इज द आंसर आएगा, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। आप एक बार वापस इस वीडियो को देखो, समझो बच्चों, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। In the shown other two cells, the cells and the ammeter both have the negligible resistance. The resistance are identical. With the switch K open, the ammeter reads 0.6 ampere. What will be the ammeter reading when the switch is closed? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सीखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये बोल रहा है कि जब ये सर्किट ओपन है, ये सर्किट जब ओपन है, तब अमीटर जो आपको रीडिंग दे रहा है वो रीडिंग बता रहा है ये 0.6। ठीक है सर, 0.6 एम्पेयर की हमें रीडिंग यहाँ पे दिख रही है। अच्छा सर, अब 0.6 एम्पेयर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ये सोचने वाली बात है बच्चों कि जब ये स्विच ओपन है, ये स्विच ओपन है, तो क्या ये वाला रेजिस्टेंस का कोई रोल होगा क्या? अगर सर स्विच ओपन है तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, इस वाले रेजिस्टेंस को अभी हम भूल जाते हैं। तो सर्किट के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस रहे? केवल सर ये दोनों रहे, तो इन दोनों का निकालो। आर और आर दो पैरेलल में, तो इनका कैसे निकालोगे आप? इनका हो जाएगा R/2, आर इक्विवेलेंट निकालोगे ना आप, इन दोनों का केवल ध्यान रखना। तो वो कैसे बनेगा? R इंटू आर अपॉन सर R प्लस आर बनेगा, देट इज बनेगा R²/2R बनेगा। एक R से R कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर R/2 ओम। हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा सर, तो हम एक काम करते हैं, V निकाल लेते हैं सर। पहले क्या निकालना पड़ेगा? V निकालना पड़ेगा। तो सर V निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू बनेगा सर IR। आई तो हमें दे रखा है सर 0.6 दे रखा है, बहुत बढ़िया। और सर R कितना आया? R आया R/2 की फॉर्म में, आने दो। अगर R R/2 की फॉर्म में आया तो उसको आने दो बच्चों। अच्छा सर, इसको सोल्व कर लें तो ये बनेगा 0.3R। ये आ गया सर हमारे पास 0.3R। V की जो वैल्यू में मिली है वो मिली है हमें 0.3R। ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन क्या था बच्चों? जब इस सर्किट को क्लोज कर दिया तो आपको अमीटर की रीडिंग निकाल। ठीक है सर, अब सर्किट को क्लोज करते ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी सर्किट में आ जाएगा। तो तीनों किसमें कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। अब तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सर इन तीनों का पैरेलल निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेता हूं बच्चों। कैसे निकालोगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो सर 1/R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो आ जाएगा यहाँ पे R। तो सर 1 प्लस 1 प्लस 1 बनेगा, दैट इज 3/R बनेगा। रेसिप्रोकल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास R/3। कितना आ जाएगा ये? R/3 आ गया। अब सर हमें क्या निकालना था? करंट निकालना था। भाई बैटरी पे तो कोई चेंज होगा नहीं, चाहे आप 10 रजिस्टर लगाओ चाहे 50 रजिस्टर लगाओ, क्या बैटरी का जो इफेक्ट होगा वो उस पर कुछ इफेक्ट आएगा क्या बैटरी पे? चाहे 20 वोल्ट की तो 20 वोल्ट की रहेगी, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो सर हमें आई निकालना था, तो आई हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा सर? V/R बनेगा। सर V तो हमने निकाल लिया 0.3R पहले से, और R हमारे पास आ रहा है R/3 आया है सर। तो इस वाले R से ये वाला R कट हो गया, और 0.3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 एम्पियर इज द आंसर। आपको क्या आंसर मिलेगा इसका? 0.9 एम्पियर। ठीक है बच्चों, वापस देखो एक बार। क्वेश्चन ये था कि सर्किट जब ओपन है तो केवल ये दोनों सर्किट में आएंगे। इन दोनों का निकाल लिया R/2, V निकाल लिया हमने, I वैल्यू दे रखी थी, तो ये बना हमारे पास 0.3R आ गया। और उससे फिर हमने निकाला तो R/3 इंटू, इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया तो 0.9 एम्पियर आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इन क्वेश्चंस को आप एक बार सोल्व करने की कोशिश करें। हम इनको हमारी जो साइट है उस पर अपलोड कर देंगे, वहां पे एक बार आप इनको ट्राई करें। बाकी हम इन क्वेश्चंस की और बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके पास, हार्डली 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, इनको आप ट्राई करें और फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर ट्राई करना। हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ, ये वोट नहीं है, 3 ओम है बच्चों, है ना, 4 ओम एंड 7 ओम रेस्पेक्टिवली, सो टू ऑब्टेन अ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3.5 ओम। अच्छा, ये भी हम ट्राई कर लेते हैं, चलो, है ना। एक लास्ट वाला क्वेश्चन आप करना। हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम, 4 ओम, 7 ओम। अच्छा सर, हमें देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे करोगे सोल्व। हमें एक रेजिस्टर दे रखा है सर 3 ओम का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दे रखा है सर हमें 4 ओम का, और एक दे रखा है सर हमें 7 ओम का। वो ये बोल रहा है कि इन तीनों को आपको कनेक्ट करना है, जो आपकी मर्जी हो, चाहे सीरीज में करो, पैरेलल में करो, सीरीज पैरेलल में करो, पर आपको जो आंसर लाना है वो 3.5 लाना है इनसे। समझने में आ रही है बात बच्चों?
तो देखो सीरीज में तो होने वाला है नहीं, वो तो दिख रहा है हमें 4 और 3 7 7 7 14 मिल रहा है, तो सर सीरीज में तो होगा नहीं। सर क्या पैरेलल में होगा? करके देख लेते हैं, बिल्कुल करके देख लेते हैं सर। सपोज हमने माना कि पैरेलल में, मान लेते हैं तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/rp इज इक्वल टू 1/3 बनेगा प्लस 1/4 बनेगा प्लस 1/7 बनेगा। तो 1/rp इज इक्वल टू बच्चों 3 4 7 का एलसीएम क्या लोगे आप? 3 इंटू 4 इंटू 7 आपके पास ले लो आप इसको, तो ये बनेगा आपके पास बच्चों 4 इंटू 7, तो ये बनेगा 28 यहाँ पे आ जाएगा सर, और 4 का जो रहेगा ये 21 बन जाएगा सर, और 7 से 3 4 जा 12 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 4 7 हमने तीनों ले लिया, और 3 से 3 कट हुआ तो 4 इंटू 7, और 4 कट हुआ तो 3 7 जा, और 7 से 7 तो 3 4 जा, बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये देखो इसको ऐड करो आप, 28 ये बना 38 और 48 ये बना 49, 49 59, 59 के बाद ये बना आपके पास 62 बना, ये क्या बना? 62 बना। देखो 28 38 48 49 49 59 और 59 62 अपॉन और 3 4 जा 12, 12 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको ये आंसर निकालना पड़ेगा 4 3 12 और 84 आ गया है। ठीक है, अच्छा सर, तो ये आरपी, तो सर आरपी कितना आएगा? वो आएगा सर 84/62 आएगा। 84/62, तो अभी 3.5 तो हमें मिलने वाला है नहीं आंसर, तो अभी हमें 3.5 तो मिलने वाला है नहीं, दिख रहा है क्या? क्योंकि सर ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा सर। तो कॉम्बिनेशन बनाए तो बना के देख लेते हैं सर। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना ले, ये सपोज 3 ओम का हो गया सर, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और नीचे वाला हमें दे रखा है 7 दे रखा है। अच्छा सर ट्राई करते हैं, ये दोनों किस में हो गए सीरीज में? 4 और 3 7, 7 और 7 का पैरेलल। आंसर आ गया बच्चों, देखो है ना, 3 और 4 का सीरीज क्या बनेगा सर? ये बनेगा 7, और नीचे हमारे पास क्या बना हुआ है? 7 पहले से लगा हुआ है, तो 7 और 7 का निकालोगे ना आप, 7 इंटू 7 अपॉन 7 प्लस 7 अभी सिखाया आपको, तो 49 अपॉन 14, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3.5 आ जाएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3.5 इज द आंसर। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, तब तक के लिए अपन नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर इसको मिलेंगे बच्चों। 3.5 ओम यहाँ पे आपके पास आंसर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।